ओके नाउ अब यहाँ पर आप देखें कि पेल्विस और पेरिनियम की जनरल इंट्रोडक्शन के बाद तो हमने आपको बताया कि इसकी जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट द पेल्विस एंड द पेरिनियम, उसके वेरियस कंपार्टमेंट्स और रीजन्स, उसके वेरियस पार्टीशंस, उसके डायफ्राम्स, उसके वेरियस पाउचेस, वेरियस ट्रायंगल्स, ये सारी चीज़ें करने के बाद विद द पेल्विक फेशिया एंड इट्स लिगामेंट्स एट्सेट्रा, ये सब एक आइडिया लेने के बाद फिर हमने उसमें विसरा पुटअप करने की कोशिश की है। और विसरा के लिए मैंने आपको बताया कि आप पेल्विस के अंदर 3 लाइनेजेस लेंगे आप। एक जो सबसे इंटीरियर होगी जिसमें होगा यूरिनरी ब्लैडर, जिसमें होगा यूरिनरी एक्सिस। उस यूरिनरी एक्सिस को इन केस ऑफ मेल जेनिटल के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा, तो दैट विल बी एक्चुअली डिस्टली कंबाइंड। डिस्टली कंबाइंड का मकसद है कि इससे प्रॉक्सिमली यूरिनरी और जेनिटल सिस्टम आपस में मिले हुए नहीं होते हैं। उनका जो डिस्टल एग्जिट होता है, पूरा यूरेथ्रा भी नहीं, एट द मिडल ऑफ द यूरेथ्रा द जेनिटल सिस्टम एक्चुअली कनेक्ट्स विद द यूरिनरी सिस्टम। इसका मकसद है कि डिस्टल पार्ट ऑफ द यूरेथ्रा विल बी यूज्ड फॉर बोथ ऑफ द यूरिनरी एंड द जेनिटल सिस्टम्स इन केस ऑफ मेल, but in case of female you have already seen it's the different exits। और ये जब आप यहाँ पे करते तो इस यूरिनरी एक्सिस के साथ इसका मकसद है कि जब आप आगे से इंटीरियरली यूरिनरी सिस्टम को आप लेंगे तो जेनिटल सिस्टम, मेल जेनिटल सिस्टम लामहला वहां आ जाएगा। और जो हमने नेक्स्ट एक्सिस ली थी उसमें हमने दिखाया आपको कि दिस विल बी द फीमेल जेनिटल सिस्टम, एक्सक्लूसिवली दिस इज प्रेजेंट ओनली इन फीमेल। तो इसका मकसद है कि मेल के अंदर आपको 2 एक्सिस मिलेंगी यहां पर, यूरिनरी एंड जेनिटल इन कॉम्बिनेशन, एंटीरियरली एंड पोस्टीरियरली विल बी द लास्ट पार्ट ऑफ द जीआईटी, एलिमेंट्री ट्रैक्ट का आखिरी हिस्सा। और एलिमेंट्री ट्रैक्ट के आखिरी हिस्से में वहां पर हम कर चुके सिग्माइड, कोलन, रेक्टम, एनल कैनाल, और इसके साथ साथ आप देख चुके उससे रिलेटेड जो चीजें हैं, क्योंकि हम यूरोजेनिटल ट्रायंगल में नहीं, हम एनल ट्रायंगल में हैं, तो वहां पर हमने पोटेंडल कैनाल और इस्चियोरेक्टल फोसा भी, तो 4-5 टॉपिक्स वहां पर इंपॉर्टेंट है। और इस दौरान यकीनन आपकी वो जो अर्लियर पोर्शन था आपका इंट्रोडक्शन का, वो तो काम आएगा ही जाहिर है आपके, क्योंकि यहाँ पर पहले डायफ्राम देखेंगे, पिबोरेक्टलिस है और बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देखी। और इसके साथ पेरिटोनियम है, पाउचेस क्रिएट हो रहे हैं वहाँ पर। और फिर हमने मिडिल पोर्शन में जब हम आए तो मिडिल एक्सिस जो है वो सिर्फ फीमेल के अंदर है, वो उसके अंदर हमने 4 मेजर इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स देखें, और फिर कुछ हमने 4-5 एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स को कल डिस्कस किया। ये फीमेल जेनिटल सिस्टम है। और उसके बाद अब जो तीसरा जो हमारा एक्सिस है वो है इंटीरियरली, उसमें हम मेजर विसरा देखेंगे, यूरिनरी इन केस ऑफ फीमेल सम ऑफ देम, यानी यूरेटर का वो आखिरी हिस्सा जो यहाँ आएगा। आपको पता है यूरेटर बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन डेवलप करने वाला है हमारे फीमेल जेनिटल सिस्टम के साथ, क्योंकि वहां पर फिर इट विल एक्चुअली बी पासिंग बाय द साइड ऑफ द लेटरल फॉर्निसेस ऑफ द वजाइना, क्योंकि वजाइना इतना ऊपर आ जाता है दैट इज कमिंग इनटू द पेल्विक कैविटी प्रॉपर। और यहाँ पर जब पोस्टीरियरली ओवर द अलोंग द पोस्टीरियर बॉडी वॉल जब यूरेटस 2 आते हैं और क्रॉसिंग द पेल्विक इनलेट एट द सैक्रोइलिएक जॉइंट, क्रॉसिंग द बाइफर्केशन ऑफ योर कॉमन इलिएक देयर आल्सो, तो दे विल रनिंग हियर नाउ ऑन द लेटरल पेल्विक वॉल। और लेटरल पेल्विक वॉल के साथ जैसे आएंगे इस्चियल स्पाइन की लेवल पर, तो उस जगह मौजूद होता है आपका लेविट्रेनाई मसल। तो इसका मकसद है कि इससे नीचे नहीं जा पाते, तो दे आर नाउ क्रीपिंग ऑन जस्ट लाइक a snake, you see that creeping on the superior surface embedded within the pelvic fascia and other things। अब जब इस तरीके से जा रहा होगा तो जाहिर है उस जगह पर पेल्विक डायफ्राम से इमर्ज हो रहा है हमारा वजाइना भी, तो यू आर एक्चुअली ऑन द लेटरल साइड ऑफ द वजाइना। जो फॉर्निसेस हैं वो वहां फॉर्निसेस के अंदर उसके साइड पर इस तरीके से क्रॉस हो रहा है, क्रॉस नहीं उसके साइड पर पास हो रहा है ऐसे, और इस साइड लेटरल साइड से फिर यूट्राइन आर्टरीज इंटर हो रही हैं, तो यूट्राइन आर्टरीज भी ऐसे ही इंटर होंगी, वो भी पेल्विक फेशिया के अंदर दबी हुई और अपने लिगामेंट्स में ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट्स, और उनके साथ जैसे ये इस तरीके से आएंगी तो आपको पता है कि जैसे यूरेटर आएगा तो दे विल एक्चुअली बी पासिंग ओवर द यूरेटर टू नाउ बी क्लोज टू द साइड्स ऑफ द यूट्रस हियर। और यूट्रस में साइड में होने के बाद क्योंकि आप यहां नीचे हैं और यहां तक रिफ्लेक्ट हो रहा है द बेस ऑफ हमारा ब्रॉड लिगामेंट भी, और बेस ऑफ ब्रॉड लिगामेंट है तो ब्रॉड लिगामेंट के 2 फ्लैप्स के बीच में अंदर चली जाएगी तो रनिंग ऑन द साइड्स ऑफ द यूट्रस हियर अंटिल द कॉर्न्यू विल स्टॉप देम। यूट्राइन कॉर्न्यू जो है वो उनको स्टॉप ना करे, क्योंकि यहां जैसे होगी जो साइड से आएगी तो ये यहां से ये स्टॉप होगी, जब स्टॉप होगी यहां पर
तो ये साइड से और साइड से आगे और पीछे से ह्यूज प्लेक्सस ऑफ ब्रांचेस जो हाईली वेस्कुलर होता है यूट्रस, यूट्राइन आर्टरी। खुदा न खास्ता अगर ब्लैकेट ना हो या यहाँ पर रप्चर हो जाए, जैसे उमूमन फलोपियन ट्यूब वगैरह इसमें हो जाती है, तो सीवियर ब्लीडिंग होती है। मेजर आर्टरी है इंटरनल ईयर की, और सबसे बड़ा ये है कि उसके साथ एनास्टोमोसिस जो है वो उस आर्टरी का है जो सीधी एओर्टा से आती है, दिस इज कॉल्ड यूट्राइन आर्टरी, सॉरी ओवरियन आर्टरी। तो इसका मकसद ये है कि यूट्राइन आर्टरी कहाँ आके पहुंची होगी, वो उस एंगल तक जहां कार्नियो है इससे तो ऊपर नहीं जा पाएगी। तो उसका मकसद ये है कि फिर ये ब्रॉड लिगामेंट साइड में ऑलमोस्ट मीजोवेरियम के अंदर, सॉरी मीजोसेल्पिंक्स के अंदर एंटर हो जाएगी, ये उसकी ट्यूबल ब्रांच होगी। तो उसका मकसद है ट्यूब का कुछ हिस्सा जो है, बल्कि काफी हिस्सा ये सप्लाई होगा यूट्राइन आर्टरी से। और ऐसा ही जब यूट्राइन आर्टरी से सप्लाई होगा तो उधर सस्पेंसरी लिगामेंट से एंटर हो रही है ओवेरियन आर्टरी, क्योंकि साथ कुछ और जैसे ओवरियन ही क्यों, ओवरियन वेन भी, लिम्फेटिक सभी इंटर हो रहे हैं वहां से। तो क्योंकि इंटर क्यों हो रहे हैं, इसलिए क्योंकि ओवरी का डिसेंट उस तरफ से है। तो अपने इस न्यूरोवेस्कुलर बंडल्स को लेके वो आई है किसमें, ब्रॉड लिगामेंट के अर्लीस्ट पोर्शन में जो थिकंड होके बन जाता है सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ ओवरी। जब तक ओवरी ने शेल्टर नहीं ले लिया पोस्टीरियर लेयर ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट में इन दी मीजोवेरियम में सस्पेंडेड विसरल पेरिटोनियम जो फिर कैप्सूल बन गया उसका ट्यूनिका। तो इसका मकसद ओवरियन आर्टरी अंदर भी गई, लेकिन अंदर गई है, लेकिन अंदर जाने से पहले एक ब्रांच भेज जाएगी किसके अंदर, वो मीजोसेल्पिंक्स के अंदर, ताकि वो एनास्टोमोस कर जाए ट्यूबल ब्रांच ऑफ यूट्राइन आर्टरी के साथ। अब अंदाजा लगाएं, यूट्राइन आर्टरी खुद एक बहुत मेजर आर्टरी है, और साथ में उसके साथ एक फर्स्ट जनरेशन आर्टरी दैट हैज इमर्ज्ड फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम द एओर्टा। उसमें क्या फ्लो होगा अंदाजा लगाएं, और एओर्टा के साथ वो इस तरीके से आके एनास्टोमोस। इसलिए ट्यूबल जब रप्चर होता है इन केस ऑफ ट्यूबल प्रेगनेंसी, तो आप खुद सोच सकते हैं कि कितनी मैसिव हेमरेज हो सकती है यहां पर, और ये जगह इस जगह पे होता है। अंडरस्टैंड, ये तो यहां पर हमने देखा। तो इसका मकसद ये है कि जब हम एंटीरियर साइड पे आएंगे तो हमें वो यूरेट्रस तो मिलेंगे ही, और यूरेट्रस इस तरीके से इसे क्रीप करते हुए जाएंगे कहां, एंटीरियर साइड तक जाएंगे, और वहां उनको अपना आर्गन मिल जाएगा जहां पर उनको एंटर होना है, माने कहां, यूरिनरी ब्लैडर के पोस्टीरियर सरफेस पर। और यूरिनरी ब्लैडर इस वक्त किस पे, इस वक्त सपोर्टेड है बाय लेवेटर एनाई मसल, क्योंकि आगे से हमने देखा था ना लेवेटर एनाई मसल में आगे जितना बड़ा होल बनाया है हमने, इनके साथ मेल एंड फीमेल बोथ, यूरोजेनिटल हाइटस that has been formed here by the sphincter vaginae or levator prostrating muscles. This is the most medial fibers of your levator एनाई मसल, प्यूबोकॉक्सिजस का सबसे आगे वाला हिस्सा। और उस जगह पर जब हमने ये बनाया तो इसका मकसद ये है कि अब वो यूट्रस, वो यूरिनरी ब्लैडर उस जगह बैठा हुआ है। अब जो बैठा हुआ है तो हमें पता है कि लेवेटर नाइसल जस्ट लाइक हैंगिंग लाइक दिस हियर, रिलैक्स में गटर लाइक होते हैं ऐसे कान कैविटी, इसके ऊपर बैठा हुआ है। अब सबसे पहले हमें यूरिनरी ब्लैडर की एनाटॉमी समझने के लिए इसके सरफेसेस को जज करना होगा, सरफेसेस इसके कौन से हैं और इनके सरफेसेस की किस तरीके से। अब देखें ये मेल में आपको दिखा रहा है, और ये यूरिनरी ब्लैडर है, यहां आप देखें। अब यूरिनरी ब्लैडर को अगर आप यहां इस यूरिनरी ब्लैडर को देखें तो आगे देखें, ये आपका प्यूबिक सिम्फिसिस, यानी ये जगह है प्यूबिक बोन काटा है, यहां से प्यूबिक सिम्फिसिस है, मिड लाइन है, यहां सजाइडल सेक्शन काटा है, ये आप राइट देख रहे हैं इस वक्त, और ये यूरिनरी ब्लैडर है। अब यूरिनरी ब्लैडर को यहां से अगर आप देखने की कोशिश करें ना तो ये यूरिनरी ब्लैडर ऐसे बैठा हुआ है। ये यूरिनरी ब्लैडर ऐसे होता है जिसकी सरफेस अब जहां पे देखें इसका तकरीबन यहां समझ रहे कि ये यूरिनरी ब्लैडर है, ये ऐसे लाइक दिस, ये यूरिनरी ब्लैडर, इसको देखें यहां पर, ये लेटरल साइड से देख रहे हैं यूरिनरी ब्लैडर, ऐसे ही जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, ठीक है। ये ऐसे है लाइक दिस, जैसे हाथ है ना जैसे, इट्स लाइक दिस। अगर यूरिन इसके अंदर एक्यूमुलेट हो रहा है तो ये ऐसा एक्सपेंड होगा। इसका कौन सा सरफेस, सुपीरियर सरफेस। किस जगह आएगा, जाहिर रहेगा पेल्विक आर्गन, ये टोटल पेल्विक आर्गन है। इवन 300 to 400 500 ml भी, इवन 300 to 400 ml भी इवन अगर यूरिन आ गया ना तब भी वो पेल्विक इनलेट से बाहर नहीं आएगा। इट इज एक्चुअली ये पेल्विक आर्गन। जैसे यूट्रस है, यूट्रस 4 मंथ तक पेल्विक आर्गन होता है प्रेगनेंसी के अंदर, वैसे तो ऑल द टाइम इट इज पेल्विक आर्गन, बट इन प्रेग्नेंट यूट्रस अप टू द
गेस्टेशन एज अगर उसकी फॉर एग्जांपल पीरियड जो है वो 4 मंथ तक आ गया है, तो सेकंड ट्राइमेस्टर का जो पहला मंथ है उस तक अब ये पेल्विक ऑर्गन है, लेकिन इसके बाद वो प्यूबिक सिम्फिसिस सुपीरियर बॉर्डर ऑफ प्यूबिक्स को ये क्रॉस करके ऊपर आएगा, तो 5th मंथ में ये एब्डोमिनल ऑर्गन बन जाते हैं, और फिर 6 के बाद और फिर 7 पर अम्बलाइकल, फिर और इस तरीके से। लेकिन यूरिनरी ब्लैडर दिस विल बी एक्चुअली द पेल्विक ऑर्गन। ये पेल्विक ऑर्गन जब तक रिटेंशन ना हो जाए इसके अंदर यूरिन की, और ये एक्सपेंड होकर ऐसे प्रेग्नेंट यूट्रस की तरह ये एब्डोमेन में आ जाए, और जब रिटेंशन ऑफ यूरिन होती है तो ये बाकायदा यहां तक एब्डोमेन के अंदर आ जाता है, और यहां इसको जस्ट लाइक अ बॉल यू कैन इवन यू कैन एक्चुअली मूव इट्स इन जोल्टिंग, इस तरीके से इतना हार्ड हो जाता है, एंड इट कम्स इन द एब्डोमेन, और उस जगह पर बाकायदा आप डलनेस फील कर सकते हो उसके अंदर इतना वाटर, जो तब जब आगे से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तो। और फिर ये हालत जब होगी तो आप अंदाजा लगाएं स्ट्रेच डिजायर तो शुरू हो जाती है, कोई 100 ml 150 ml के साथ डिजायर स्टार्ट हो जाती है। जिस आदमी में 400 और 500 और 600 700 ml वहां एक्यूमुलेट हो चुका होगा, वो डिजायर के हद से निकल के अब पेन की हद तक पहुंच चुका होगा, वो इतना स्ट्रेच उतना पेन के उसकी चीखें सुनाई देती हैं वार्ड में, इतना सीवियरली पेनफुल होता है। हमने तो ऐसे भी देखा है कि अगर पेशेंट कोमा में भी है ना, वो भी रोल करता रहता है, उसको भी यानी पेन उसको इतना फील होता है, यानी समझ लो वो भी रेस्टलेस होता है, कोमा वाला पेशेंट इतना स्ट्रेच होकर इतना पेन हो जाता है। इसका मकसद है कि ऐसे पेशेंट के अंदर फौरी तौर पे आप कैथेटराइज करके उसका यूरिन आप बाहर निकालें, या कैथेटराइज करें, या अगर ऑब्स्ट्रक्शन है तो सुप्राप्यूबिक सिस्टोस्टमी कर दें उसको, लेकिन यूरिन अब जल्द से जल्द यहां से निकल जाना चाहिए। तो दिस विल बी एक्चुअली सुपीरियर सरफेस ऊपर आता है, ये देख रहे हैं इस वक्त आपको डॉटेड जो लाइंस आपको ये ब्रोकन लाइंस आपको नजर आ रही है, ये सुपीरियर सरफेस से थोड़ा थोड़ा करके ऊपर आके यहां तक आके आप खुद देखें, ये सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द प्यूबिक सिम्फिसिस है, और कहीं इस जगह पर आप यहां पे देखेंगे कि ये होगा, और दिस विल बी लाइक दिस। तो आप ये कीजिए ये पेल्विक इनलेट से बाहर आ गए, और ये एब्डोमेन में है इस वक्त, और ये अगर एब्डोमेन में है तो इस वक्त यहां पर इस वक्त अगर रिलैक्स बिल्कुल एम्प्टी है अगर, तो ये यहां बैठा हुआ है इन द पेल्विक ऑर्गन इन द पेल्विस, यहां पर पेल्विक कैविटी प्रॉपर में अबाउट द लेवेटर एनाई मसल। तो ये ऊपर से ये जो ब्लू कलर का आप देख रहे हो ना यहां पे, ये इसका पेरिटोनियम है, तो पेरिटोनियम किस सरफेस के ऊपर आता है? सुपीरियर सरफेस के ऊपर। इन केस ऑफ फीमेल तो पूरा सुपीरियर भी नहीं, 1/4 लेस, और इन केस ऑफ मेल पूरे सुपीरियर के अलावा भी 1/4 मोर, और मोर माने कौन सा सरफेस? जो उसके साथ एडजेसेंट हो, माना पोस्टीरियर सरफेस। ये चल के आपको दिखाते हैं फीमेल और मेल के अंदर पेरिटोनियम, जो थोड़ा सा देखा भी है और कुछ और भी करते हैं इसको। और यहां पर तो इसको जब मैं इस तरीके से बिठाऊंगा ना लाइक दिस, तो लेटरल साइड से जब आप ऐसे देखोगे तो ये आपके उस कॉनकेव लेवेटर एनाई मसल में एक तरह से फिट आ जाएगा, मोल्डिंग होगी ना उसकी इसी तरीके से, जैसे आपका लेवेटर एनाई मसल है जैसे, क्योंकि इट इज हैंगिंग लाइक दिस, तो ये उसमें अंदर ऐसे फिट आ गया। तो वो सरफेस जो लेवेटर एनाई को फेस कर रहा है, जाहिर है लेवेटर एनाई को टच भी नहीं कर रहा होगा, थोड़ा ऊपर ही होगा, उसमें फेशा वेशा भरी हुई होगी, क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर जो है वो बिल्कुल भी टच नहीं कर रहा होगा, थोड़ा सा ऊपर होगा, और बहुत सारी लेवेटर एनाई जो मसल होता है उसके सुपीरियर सरफेस पर बहुत सारी फेशा होती है। ये वही आप जो ट्रांसवर्स जो सर्वाइकल लिगामेंट आपने देखे थे लेटरल साइड से, ये किसके ऊपर से लेटते हुए आए थे? लेवेटर एनाई को तो खासा थिक हो जाता है। तो ये यहां पर तो ये जो सरफेस है ना हमारा, ये सरफेस इंफीरियर तो है ही, साथ में लेटरल भी होगा विदाउट एनी बॉर्डर्स, इसको इंफीरियर लेटरल सरफेसेस कहते हैं। ये जो आप इस वक्त यहां नजर आ रहा है ना, इट्स लाइक दिस, तो इट विल बी इंफीरियर लेटरल सरफेसेस। और अगर आप इसको इस तरीके से यहां पे देखो तो इंफीरियर लेटरल सरफेस तो है, जो इसके बिल्कुल अपोजिट ये है जो एक्सपेंसिबल है, आस्ता आस्ता ऊपर भी जाएगा और इस तरीके से होता हुआ यूरिन एब्डोमेन भी चला जाएगा अगर यूरिन एक्यूमुलेट होती है तो। ये सुपीरियर सरफेस है which is facing to the abdominal cavity, and this is the surface which will be actually covered with the peritoneum, क्योंकि हम ऐसे बैठे हुए हैं, हमारे ऊपर अगर कोई यहां से चादर ऐसे फेंक देगा तो हमारा सुपीरियर सरफेस कवर हो जाएगा। यही है हमारा इसके साथ यूरिनरी ब्लैडर के साथ हाल। यूरिनरी ब्लैडर को एज सच पेरिटोनियम से कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर, क्योंकि पेरिटोनियल कैविटी का वो पेरिटोनियम, वो जो पैराइटल होते हुए विसरा से होते हुए इसके ऊपर से गुजर जाता है, तो ये भी उसके साथ थोड़ा सा इंटरेक्शन कर लेता है। और सिर्फ इसके ऊपर तो नहीं गुजरेगा, जाहिर है पीछे रेक्टम भी तो बैठा हुआ है, तो रेक्टम के ऊपर भी गुजर जाता है वो। और रेक्टम में हमने देखा है पेरिटोनियम, अपर 1/3 इंटीरियर लेटरल बोथ, मिडिल 1/3 जस्ट इंटीरियर, एंड मिडिल 1/3 एंड लोअर 1/3 की जंक्शन से इट विल बी नाउ रिफ्लेक्टिंग ऑन टू द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर।
जस्ट 1/4 ऑफ यूरिनरी ब्लैडर पोस्टीरियर सरफेस, ये देखेंगे पोस्टीरियर सरफेस को भी थोड़ा सा, एंड देन द एंटायर एंटीरियर सरफेस, सॉरी सुपीरियर सरफेस अंटिल इट रीच हियर। क्योंकि इसको बिल्कुल डायग्राम आप बनाएंगे ना तो आप बिल्कुल ऐसे आए जैसे मैं 2 हाथ में दिखा रहा हूं। तो इसका सुपीरियर सरफेस है, ये इन्फ्लेटल सरफेस है, और जहां इससे पैरामिडल शेप है इसका, तो ये है इसकी अपेक्स, दैट विल बी रेस्टिंग बिहाइंड दी pubic bones, pubic symphysis and pubic bones itself also। तो ये इस तरीके से यहां पर होगी। और अगर मैं यहां pubic bone आपको ऐसे दिखाऊं और ये इस तरीके से ये ऐसे करें तो ये जगह बनेगी कि नहीं आपकी, क्योंकि ये ऐसे कर्व है ना, ऐसे ये यहां से ऐसे बनाया और यहां इस तरीके से बनाया तो ये कर्व बन जाएगी। तो इसके अंदर बहुत सारा फैट होता है। किसके पीछे है ये? प्यूबिस के पीछे। इसको रेट्रो प्यूबिक कैव कहते हैं, जिसका रेट्रो प्यूबिक कैव। केव ऑफ रेड्जियस, रेड्जियस नाम है साइंटिस्ट का, जिसका रेट्रोप्यूबिक केव ऑफ रेड्जियस, ये वाली जो जगह है इसमें फैट भरा हुआ होगा। और हमें पता है ना कि यहां से ये क्या होगा, लेफ्ट रहना है, तो ये जगह इतनी यहां से फैट होगी। क्यों? ताकि ज्यादातर तो ये एक्सपेंड जब होगा तो ये सुपीरियर सरफेस ऊपर जाएगा, लेकिन बहरहाल ये भी तो कोई सरफेस तो है ना, ये भी तो जाहिर एक्सपेंड थोड़ा बहुत तो होगा ही, इतना ज्यादा ना हो, थोड़ा बहुत होगा। तो आगे इसको क्या कुशन मिलेगा, फेट का एक पोटेंशियल स्पेस मिल जाएगी, ताकि थोड़ा सा एक्सपेंड हो तो चलो, नीचे तो नहीं जाएगा ज्यादा, क्योंकि नीचे स्ट्रॉन्ग मसल है। और पोस्टीरियर पे भी बताता हूं नहीं जाएगा ज्यादा, क्योंकि एक्सपेंशन जब होती है ना तो ये सरफेस ऊपर ऐसे, वरना बलून में आपने देखा, बलून में जब आप हवा फूकते हो तो ऑल डायमेंशन से आपको हर जगह से वो फैलता हुआ नजर आता है। यहां से इसमें आप हवा फूकेंगे या फ्लूइड फूकेंगे तो ये ऊपर से निकल जाएगा, नीचे से नहीं जाएगा, इवन पीछे से भी नहीं जाएगा। पीछे वाला जो हिस्सा है जिसको पोस्टीरियर सरफेस कहते हैं, दैट इज द मोस्ट फिक्स्ड पार्ट ऑफ योर, लीस्ट एक्सपेंसिबल पार्ट ऑफ योर यूरिनरी ब्लैडर इज द पोस्टीरियर सरफेस। इसका मकसद ये कि ये पूरा अगर भर गया ना यूरिन से, तो ये पोस्टीरियर सरफेस ऐसा नहीं है कि ये पीछे की तरफ जाते जाते कोई रेक्टम को टकराएगा, या इनके साथ फीमेल कोई पीछे जाके कोई वजह ना वो टकरा जाएगा, ऐसे नहीं करेगा, क्योंकि ये मोस्ट फिक्स्ड पार्ट है इसका। और इसका ये सुपीरियर, तो अगर मैंने सुपीरियर सरफेस बताया तो इसके इस तरीके सुपीरियर सरफेस के जो नीचे होगा वो ज़्यादा इंफीरियर होगा, लेकिन मैंने बताया इंफीरियर के साथ लेटरल भी कंबाइंड हो जाएगा। तो इंफीरियर लेटरल सरफेस इज सुपीरियर सरफेस एंड दिस इज अपेक्स। अब मैं अपेक्स में अगर यहां से कोई चीज अंदर डाल दूं तो वो किस सरफेस से निकल आएगी? तो पोस्टीरियर को बेस कह सकते हो। ये बिल्कुल हार्ट की तरह ही है। हार्ट का पोस्टीरियर सरफेस किसको फेस कर रहा था पीछे? पोस्टीरियर मीडियास्टिनम को, जहां से इसोफेगस वगैरह गुजर रहे थे। आपको पता है उस पोस्टीरियर सरफेस पर क्या चीज थी? लेफ्ट एट्रियम। और लेफ्ट एट्रियम के पीछे इसके पोस्टीरियर वाल के साथ इसोफेगस टच करता हुआ जा रहा था। तो वो उसको हम पोस्टीरियर, उसको हम बेस क्यों कहते हैं? बेस पे थोड़ी टिका, हम चीज को उसको, जैसे लंग में बेस डायफ्राम के ऊपर होता है तो वो तो समझ में भी आता है, बेस उसी को कहते हैं जिसके ऊपर फाउंडेशन हो, क्योंकि वो अपेक्स से सामने होने की वजह से, क्योंकि ये अपेक्स से सामने है यहां पर, तो दिस वो कहा देते बेस। तो बेस को दूसरा नाम देंगे पोस्टीरियर सरफेस, ऐसे ही जैसे हार्ट में, क्योंकि वो अपेक्स उसके बिल्कुल सामने होगी। सामने होगी का मकसद है कि अपेक्स किसके सामने? जैसे थोरेसिक वाल के सामने, जैसे पेल्विक वाल के सामने। और पेल्विक वाल आगे से क्या है? प्यूबिक सिम्फिसिस और प्यूबिक बोन्स। और उसके और इस सरफेसेस के बीच में जो जगह है इसको हम रेट्रोप्यूबिक केव कहते हैं। और ये तो इंटीरियर, ये अपेक्स है, इसके पीछे यहां है पोस्टीरियर सरफेस आर द बेस। ये सुपीरियर सरफेस, ये इन्फ्यूलेटरल सरफेसेस है। ये चार आपको वेरियस सरफेसेस और चीजें यहां पर मिलती हैं। और उनमें से जो एक ही सरफेस है सुपीरियर सरफेस, दैट इज बी अंडर द कवर ऑफ द पेरिटोनियम, इंक्लूडिंग सम पार्ट ऑफ योर सुपीरियर पोस्टीरियर सरफेस आल्सो। But in case of female, you have just one surface that will be actually is the superior, even less than 1/4. Rather, 1/4 less. It will be 3/4. लेकिन बहरहाल जो भी होगा पेरिटोनियम इसके सुपीरियर सरफेस को कवर करते करते पहुंचेगा किधर? अपेक्स तक। और अपेक्स के बाद आगे से क्या आ जाएगा? इंटीरियर एब्डोमिनल वाल। और उसके बाद ये इंटीरियर एब्डोमिनल वाल पे बनता हुआ ये उसका 9th लेयर बन जाएगा पैराइटल पेरिटोनियम। होगा कि नहीं? ये जो इस वक्त यहां पर ये जा रहा है, तो इसके आगे क्या है? इसके आगे हमारे वो 8 लेयर हैं हमारे, वो जो हम शुरू से करते रहे। इनके फौरन बाद होगा एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट, उसके बाद होगा फेशा ट्रांसवर्सलिस, उसके बाद होंगे 3 मसल्स, उसके बाद होंगे आखिरी 3 फेशा और स्किन के स्ट्रक्चर्स। और ये अगर इस तरीके से यहां पर होगा, अगर मैं यहां ये बोर्ड बनाऊं, मैं अंदर कैविटी में मौजूद हूं, तो ये होगा मेरा पैराइटल पेरिटोनियम।
ठीक है, और ये यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से ऐसे गुजर के अपेक्स से ऊपर गुजर के यहां आ गया होगा। अब जो अपेक्स आपको नजर आ रही है, ये जो जगह नजर आ रही है आपको, यूरिनरी सिस्टम आपने किया भी हुआ है, अभी रिसेंटली भी मेरा ख्याल चल रहा था यूनिवर्सिटी में। तो ये आप जहां देखेंगे तो ये जो यूरिनरी ब्लैडर है, ये अपेक्स से लेके इवन अम्बलाइकस तक होता है, क्योंकि हमें पता है ना कि हाइंड गट के फ्रंट से क्लोका के करीब एक डायवर्टिकुलम निकलता है एज अर्ली एज द सेकंड वीक, जिसका नाम है एलेंटॉइस। तो एलेंटॉइस विल बी एक्चुअली अप टू द लेवल ऑफ द अम्बलाइकस। तो ये यूरिनरी ब्लैडर बेसिकली अम्बलाइकस तक होता है, इट विल बी जस्ट लाइक दिस अम्बलाइकस तक। लेकिन हमें पता है कि आस्ता 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 अम्बलाइकस से लेके ये वाली जो जगह है, ये आपस में ऐसे फ्यूज होके वो एक सिंगल कॉर्ड जैसा बन जाता है। वो फिर सिंगल कॉर्ड जैसा जो बन जाता है, क्योंकि यहां पर हमने देखा ना जैसे खुला हुआ ऐसे है, शुरू में तो ऐसे ही होता है खुला हुआ, तो वो वाला पोर्शन कहलाता है यूरेकस। तो इसका मकसद है कि यूरेकस को वहां से मैं इसे बंद कर दूंगा तो एक कॉर्ड बन जाएगा, ये लिगामेंट बन जाएगा, होगा सेंटर में, इसलिए इसको कहते हैं मीडियन अम्बलाइकल लिगामेंट। मीडियन सेंट्रल में ना, वो सिंगल है, तो इसको मीडियन अम्बलाइकल लिगामेंट कहते हैं। लेकिन हमारे पास हमें पता है कि शुरू के टाइम में दो अम्बलाइकल आर्टरियां भी थी ऐसी, वो दो अम्बलाइकल आर्टरियां इसी तरीके से ऐसे जा रही थी। अभी फिर हम हार्ट थी, लेकिन डीऑक्सीडेटेड ब्लड था उसके अंदर, क्योंकि वो मदर की तरफ जा रही थी, ऐसे वो दो थी। तो दिस विल बी एक्चुअली सेपरेट थिंग। वो फिर था मीडियन अम्बलाइकल लिगामेंट, क्योंकि वो दो थी मिड लाइन के करीब। ये मीडियन अम्बलाइकल लिगामेंट है, जो क्या है दरअसल, जो किसका डेरिवेटिव है, किसका वेस्टिजियल है, यूरेकस का। अब यूरेकस तो है नहीं, क्योंकि वो वहां ऐसे हो गया, खुला रह गया ना अगर, तो फिर इवन अम्बलाइकस तक भी, इवन बाद में जब अम्बलाइकल कार्ड काटेंगे तो यहां से भी यूरिन निकल सकती है। ये फिस्टुला फॉर्मेशन है, ये कंजेनिटल डिफॉर्मिटी, यूरेकल फिस्टुला, क्योंकि यहां से अगर अम्बलाइकस के ऑल अराउंड यहां यूरिन की कलेक्शन नजर आ जाए बच्चे में, तो दैट मींस इट इज यूरेकल फिस्टुला। इसका मकसद है कि यहां से अगर कोई प्रोब पास करेंगे तो दिस विल डिप इनटू द यूरिनरी ब्लैडर, क्योंकि पैसेज खुला हुआ है, वो जो एम्ब्रियोलॉजिक के पैसेज है वो खुला हुआ है, जिसको बंद होना था, या आपको फिर बंद करना होगा सर्जिकली, वरना ये बंद है, नॉर्मली ये बंद हो जाता है, नॉर्मल बंद होकर वो लिगामेंट बन जाता है यूरेकल, जिसका आदि मीडियन अम्बलाइकल लिगामेंट। लेकिन मैं जब यहां आऊंगा अंदर, तो मुझे वो मीडियन अम्बलाइकल लिगामेंट कहां जाते हुए नजर आ रहा होगा, वो हमारे 8th लेयर में, एक्स्ट्रापेरिटोनियल फेट में। मैं तो यहां अंदर हूं, तो मुझे क्या नजर आएगा यहां पर, पेरिटोनियम। तो वो जो लिगामेंट है वो जाहिर पेरिटोनियम को थोड़ा थोड़ा लिफ्ट कर देगा, तो एक फोल्ड नजर आएगा मुझे वहां। इट विल बी जस्ट लाइक अ फोल्ड। यहां से देखिए, जैसे मैं इसे पेन डाल दूं यहां पर, तो देखिए पेन मुझे नजर नहीं आ रहा है, लेकिन अंदर कुछ है तो सही ना, तो इसको फोल्ड कहेंगे। इट्स अ पेरिटोनियल फोल्ड व्हिच हैज बीन एक्चुअली रेज्ड बाय मीडियन अम्बलाइकल लिगामेंट। तो आपको नजर आएगा मीडियन अम्बलाइकल फोल्ड, मीडियन अम्बलाइकल फोल्ड, दिस बिकॉज ऑफ यूरेकस। और ये यूरेकस जो है कभी खुला रह गया ऐसे, इवन अम्बलाइकस तक खुला है, और नीचे यहां से फ्री कम्युनिकेशन है, तो फिस्टुला। लेकिन तुम लोगों ने प्रोब अंदर डाल दिया, यहां पहुंच नहीं पाया, इसका मकसद आधे में बंद है, ये साइनस है, क्योंकि उसकी अगली एंड ब्लाइंड है। और कभी पता चलेगा कि उसका प्रॉक्सिमल एंड भी बंद है, डिस्टल एंड भी बंद है, बीच में सिस्ट बन जाएगी, यूरेकल सिस्ट, यूरेकल फिस्टुला, यूरेकल साइनस, यूरेकल सिस्ट, दिस इज बिकॉज ऑफ यूरेकस। लेकिन हम कहेंगे कि बाबा हमारी तरफ से ये बना नहीं है, नॉर्मल है, हम नॉर्मल है। तो इसका मकसद है कि यूरेकस जो है इस वक्त मीडियन अम्बलाइकल फोल्ड किस पर अटैच होगा, अपेक्स से लेके अम्बलाइकस तक, ये यूरेकस का डेरिवेटिव होगा। लेकिन वो सारा खत्म हो गया। अब यूरिनरी ब्लैडर के नाम पर हमारे पास ये है, जिसमें हमने सुपीरियर सरफेस देखा, और उसके साथ हमने इसके इंफीरियर सरफेस देखे, इसका अपेक्स देखा, और मैंने बताया वो पीछे हमने इसका पोस्टीरियर सरफेस देखा। ये हम यहां पर देख रहे हैं यूरिनरी ब्लैडर को। अब यहां पर आप आगे देखें इसको, अगर ये सुपीरियर सरफेस है, इस सुपीरियर सरफेस के ऊपर ये क्या चढ़ा हुआ है, पेरिटोनियम। लेकिन जैसे जैसे अगर ये यूरिन इसके अंदर अगर जमा हो जाता है, एक्यूमुलेशन है, रिटेंशन ऑफ द यूरिन है, यहां पर कोई ब्लैडर का जो नेक है ये ऑब्स्ट्रक्ट हो गया है, या इस किस्म की कोई चीज़ है, प्रोस्टेट है इन केस ऑफ मेल, अगर वो उसको कंप्रेस कर रहा है, कोई और चीज़ है, या नेक के ऊपर कोई ट्यूमर है, बहरहाल यूरिन अब पास नहीं हो पा रहा, तो ये आस्ते आस्ते एक्सपेंड होगा, जाहिर है रिटेंशन ऑफ यूरिन, तो ये पेन भी होगा, ये उसका जो सरफेस एक्सपेंड होगा थोड़ा सा नीचे भी, यहाँ भी, लेकिन बहुत कम, सारा ऊपर। जब ऊपर होगा तो खुद आप अंदाजा लगाएं, इस वक्त नॉर्मली इसका जो पेरिटोनियम है यहां सुपीरियर सरफेस से होते हुए बिहाइंड द प्यूबिक सिम्फिसिस होगा, और उसके बाद ये इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल पे चला गया। लेकिन जैसे ही इसका सुपीरियर सरफेस यहां तक आ गया है,
तो अब इसका पेरिटोनियम भी इधर ही आएगा, और अब इसका पेरिटोनियम जो है ये एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल पे अबाउट द प्यूबिक सरफेस रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब पहले यहां से था, अब यहां से। इसका मकसद है कि ये कैसे, ये छिलके की तरह उतर गया होगा, यहां से पील ऑफ हो गया होगा, ऐसे जैसे फ्रूट से आप छिलका उतारते, ये समझ रहे हैं, ये ऐसे था यहां से, लेकिन तुमने ऐसे किया तो अब ये रिफ्लेक्शन यहां से हो रही है, तो जो पहले यहां थी वो यहां है, तो ये क्या हो गया होगा, यहां से ऊपर आ गया। इसका मकसद है इट हैज बीन पील्ड ऑफ। नहीं, अटैच कैसे होगा, अटैच नहीं था तभी तो ऐसे हो गया, पील ऑफ हो गया ना, ऐसे अटैचमेंट नहीं थी, लेकिन मकसद अब था तो सही ना, रिफ्लेक्ट तो यहां से हो रहा था ना। अगर ये ऊपर आ गया तो अब रिफ्लेक्शन यहां से हो गई, तो इसका मकसद है कि ये ऊपर आ गया ना ऐसे, तो वो डिफ्लेक्ट हो गया वहां से। और थोड़ा और करेंगे तो यहां तक इवन, और यहां तक, अब ये रिफ्लेक्शन इधर से हो रही है, क्यों, क्योंकि उसका सुपीरियर सरफेस बहुत ऊपर आ गया, क्योंकि रिटेंशन की हद बहुत बढ़ गई है, और ये ऑलमोस्ट अम्बलाइकस तक आ गया। तो अम्बलाइकस तक आ गया तो आपकी रिफ्लेक्शन भी कहां से हो रही होगी, अम्बलाइकस। इसका मकसद है कि अम्बलाइकस से नीचे जब तक प्यूबिक सिम्फिसिस का सुपीरियर बॉर्डर ना आ जाए, इस जगह पर पहले था पेरिटोनियम, अब नहीं है, क्योंकि वो पील ऑफ हो गया, बहुत ऊपर से रिफ्लेक्ट हो गया फ्रॉम जब अपेक्स, क्योंकि अपेक्स बहुत ऊपर चली गई। तो इसका मकसद ये है कि इस हालत में हमें पता है कि जहां पर हम फील कर रहे होंगे, यहां पर एक बॉल लाइक यूरिनरी ब्लैडर इन योर अम्बलाइकल रीजन आर बिलो दैट इन द हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, तो ऐसे हालत में without penetrating the peritoneum or without penetrating the peritoneal cavity, you can put your needle or catheter here or your cannula directly here into the urinary bladder। क्योंकि आप क्या करेंगे, आप अपने pubic symphysis का या pubic बोन की सुपीरियर बॉर्डर को फील करके यहां से आप नीडल अंदर डाल देंगे, और नीडल जो अंदर डाल देंगे तो वो सीधी चली जाएगी कहां, यूरिनरी ब्लैडर में। पेरिटोनियम वो तो दूर रह गया, वो तो बहुत ही ऊपर चला गया है, और ये आपको जाहिर क्लिनिकल एग्जामिनेशन में पता चल जाएगा। एक तो यूरिनरी रिटेंशन के साथ तो पेशेंट आया है, और साथ में आप देखेंगे यहां तक उसका यूरिनरी ब्लैडर है, और परकशन करके देखेंगे तो डल होगी क्योंकि फ्लूइड भरा हुआ है, वरना गैसेज होती हैं, समझ गए। तो ये आराम से इसके अंदर हम डाल देंगे, यूरिन बाहर निकाल देंगे, आधा लीटर से भी ज्यादा इवन यूरिन बाहर आ जाता है। अरे इतना भी अंदर एक्सपेंड करके समझो कि रप्चर हो सकता है। तो ये यूरिनरी ब्लैडर इस तरीके से यहां पर यहां बैठा हुआ है। यूरिनरी ब्लैडर की इंजरीज बड़ी कॉमन है, ये रप्चर भी हो सकता है, और साथ में इवन कभी कभी हेड ऑन कोलिजन में, हम ऐसे फ्लेक्स हालत में गाड़ी चला रहे हैं और हेड ऑन कोलिजन में, ये आपको दिखाया था, वो बताया भी था मैंने कि इस तरीके से जो वेव आएगी या जो ट्रॉमा की वेव होगी वो वहाँ से इस तरीके से हम बैठे हुए हैं, तो फ्रॉम दी टिबिया टू द फीमर, फीमर टू द नेक ऑफ द फीमर टू द एसिटाबिलम, और एसिटाबिलम के अंदर चला जाता है। और एसिटाबिलम का बॉटम तो आपने देखा ही है, ट्रांसल्यूसेंट होता है, उसके अंदर फेट भरा हुआ होता है, एसिटाबुलर फेट, वो एसिटाबुलर फोसा है वहां पर, और उसको आप रोशनी क्या देखो तो जो ओरिजिनल बोन है उसमें तो आपको ट्रांसल्यूसेंट नजर आएगा। अब क्या आप अंदाजा लगाए, थोड़ा अंदर जोर दो तो हेड जो है वो पेरिटोनियल पेल्विक कैविटी के अंदर, और इस जगह पर फिर जाहिर है रेक्टम तो खासा पीछे है, और यूरिनरी ब्लैडर इन केस ऑफ मेल इस तरीके, और हेड ऑन कोलिजन्स इस किस्म की ज़्यादातर मेल्स में ज़्यादा होती है। तो यहां पर ये जगह आपको मिली, तो सुपीरियर सरफेस पेरिटोनियम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है, और पोस्टीरियर तो है थोड़ा सा, और साथ में अपेक्स भी देखा यूरेकस के लिए इंपॉर्टेंट, इन्फ्यूलेटल सरफेसेस पर यहां पर मौजूद थी, आगे से हमने देखा रेट्रोप्यूबिक केव ऑफ रेड्जियस, और साथ में जब आप थोड़ा पीछे देखें, ये मैंने ऐसे बताया ना आपको, जैसे लाइक दिस, तो ये देखें यहाँ पे इसका इन्फ्यूलेटल सरफेस, ये जो मैं हाथ ऐसे कर रहा हूं ये इसका सुपीरियर सरफेस, ये जो आगे मेरी फिंगर्स हैं ये इसका अपेक्स, जो मैं यहां से डाल दूं तो ये जो होगा ये पोस्टीरियर सरफेस। तो इसका मकसद है कि आप 3D में इसको ऐसे करके ये पीछे की तरफ आ जाए, तो वो पीछे वाला डायग्राम देखें आप, पोस्टीरियर सरफेस को कैसे देखेंगे हम, और पोस्टीरियर सरफेस हमें कैसा दिखेगा इन केस ऑफ मेल, क्योंकि हम बात मेल की ज्यादा करेंगे और फीमेल में भी आस्ते आस्ते देखते जाएंगे वो भी, क्योंकि फीमेल में तुम कुछ खास है नहीं यूरिनरी में। देखिए ये यहां से, अब ये आप देखें ये अपेक्स है, और ये देख रहे हैं आप यहां से कैसे गया, और ये सुपीरियर सरफेस है, और ये जो मस्कुलेचर है अच्छा खासा मस्कुलेचर होता है, इसको हम कहते हैं डेट्रोसर मसल, स्मूथ मसल है, इंटरलेसिंग फाइबर्स होते हैं इसके अंदर, ताकि ये स्ट्रेच हो जाए। बड़ा ट्रिकी किस्म का इसका एपिथेलियम भी है, आपको पता है ट्रांजिशनल एपिथेलियम है, ये ट्रांजिशन करता है, वरना एक्सपेंड हो या कोलैप्स हो जाए, एपिथेलियम अपनी नेचर चेंज नहीं करते, उसकी मॉर्फोलॉजी सेम रहती है, यानी उसकी हिस्टोलॉजिकली वो सेम रहती है। वैसे नहीं है कि स्ट्रेच करके उसके जो स्ट्रेच करोगे तो उसके जो एपिथेलियल सेल्स होंगे वो कोई फ्लैट हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता, यहां होता है स्ट्रेच करोगे तो वो फ्लैट हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएगा तो वो लार्जर हो जाएंगे, सो डोम शेप्ड इस तरीके से हो जाएंगे, और ऐसे स्ट्रेच हो जाएंगे, तो ट्रांजिशन होती है बिटवीन दी क्यूबैडल टू द स्क्वामस टाइप।
तो फ्लैट हो जाएंगे और फिर ऐसे बल ये स्ट्रेच करने से, इसलिए उसको ट्रांजिशनल एपिथेलियम कहते हैं। होता वो भी स्ट्रेटिफाइड है। और ये आप हिस्टोलॉजी में चल के देखेंगे, ये पूरा का पूरा आप जहां पे इस तरह की सजाइडल आप काट रहे हैं, और ये है इसका पोस्टीरियर सरफेस जो उस वक्त रेक्टम की तरफ, और यहां से हमने देखे ये पेरिटोनियम को कवर करके यहां से लेके आए हैं और रिफ्लेक्ट होकर पोस्टीरियर सरफेस पे आ गया, सुपीरियर पे आ गया, लेकिन पोस्टीरियर का टॉप कवर करता गया है। ये देखिए यहां तक गया है और ये पाउच क्रिएट हो गया, रेक्टोवेजाइकल पाउच। ये पेरिटोनियल पाउच है, ये पेरिटोनियल कैविटी ही है, जाहिर है इसमें फ्लूइड भरा हुआ है। वही फ्लूइड जो आप खड़े हो जाएंगे तो इसके अंदर आ जाएगा, और इसके अंदर आ जाएगा तो फिर हैंगिंग, वो जो मीजेंट्री वाले जो जीआईटी के हिस्से हैं वो भी इसके अंदर आ जाएंगे। कुछ इसके अंदर ऊपर लेटे हुए होंगे, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन, जैसे सिग्मॉइड कोलोन। सिग्मॉइड कोलोन में आप जैसे सिग्मॉइड कोलोन, क्योंकि सिग्मॉइड कोलोन के अंदर मीजेंट्री होती है, सिग्मॉइड मेसोकोलोन, इसलिए वो भी हैंगिंग होता है इसके अंदर। ये है रेक्टोवेजाइकल पाउच। और ऐसा ही फिर फीमेल में होगा रेक्टो यूट्राइन पाउच, पाउच ऑफ डगलस, वो तो इससे भी नीचे आता है। और ये जो पाउच मैंने इस वक्त आपको बताया, ये पाउच लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि ये पाउच अगर आप यहां से लेके आओगे ना, ये यहां तो है, लेकिन एम्ब्रियोलॉजिकली ये पाउच यहां तक था, यहां तक था। इसका मकसद है कि ये जो पेरिटोनियल पाउच था, तो ये जो पेरिटोनियल फ्लूइड था वो यहां तक आया था, इतना बड़ा पाउच। ये रेक्टोवेजाइकल पाउच यहां तक था, और यहां तक जाके उसका बॉटम अटैच हो गया था, ऐसे हैंगिंग नहीं था, उसके बॉटम के टिप को यहां पर समिट को हमने अटैच कर दिया था पेरिनियल बॉडी के साथ, ताकि ये हैंगिंग ना हो, ये पाउच वहां स्टेबल रहे। और ये यहां अटैच हो गया है पेरिनियल बॉडी पे, तो ये इतना बड़ा पाउच है। लेकिन ये पाउच इतना बड़ा रहता नहीं है, क्योंकि ये पाउच जो है इस तरीके से, ये जैसे जैसे इसका यूरेकस फ्यूज होके एक कॉर्ड बन गया था, वैसे ये भी एक कॉर्ड बन जाएगा। कहां तक बनेगा हम देखते हैं, इसको यहां से होता हुआ कॉर्ड बन जाएगा, और ये दोनों फ्यूज होके अब पाउच तो नहीं, ये एक मेम्ब्रेन बन जाएगी, ये एक फेशा बन जाएगी, जो कहां तक अटैच है। इस मेम्ब्रेन ने, फेशा के बनने की वजह से क्या हो गया, वो जो डेप्थ थी हमारे इस पाउच की, रेक्टोवेजाइकल पाउच की, वो शेलो हो गई। जैसे ना कोई ऐसी कोई जगह हो जो पानी से भरी हुई हो, लेकिन उसके बॉटम में जो सिल्ट वगैरह और मिट्टी जमा होती जाती है, तो आखिर में वो इतना रह जाता है। तो यहां पर ये क्या हो गया, उसके एंटीरियर पोस्टीरियर वॉल से फ्यूज हो गए, फ्यूज जो हो गए तो ये एक फेशा हो गई, जो फेशा अब कहां, वहां तो होगी ही जहां वो पहले से भी थी, अब उसकी एक्सटेंशन कहां तक हो गई, एट द बॉटम ऑफ दैट शेलो रेक्टोवेजाइकल पाउच। तो ये फेशा क्रिएट हो जाएगी, रेक्टोवेजाइकल फेशा, बिहाइंड द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट, उसका नाम है डेनन विलियर्स, तो इसको कहते हैं फेशा ऑफ डेनन विलियर्स। ये फेशा ऑफ डेनन विलियर्स कहलाती है। और इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ये है कि ये एंटीरियरली उसके क्या स्ट्रक्चर आएंगे, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर एंड प्रोस्टेट आल्सो। अब प्रोस्टेट यहां क्यों होगा भाई, प्रोस्टेट वजाइना की तरह ही मोर देन हाफ पेल्विक कैविटी प्रॉपर में होता है और लेस देन हाफ पेरिनियम में होता है। तो पेरिनियम इतना बड़ा है नहीं, और आगे से भी इसको यूरोजेनिक डायफ्राम रोक देगा, तो इसका मकसद है कि थोड़ा बहुत जो भी होगा हुआ यहाँ पेरिनियम में, वो बोनी पेरिनियम में होगा, क्योंकि एकदम से उसको रोक देगा कौन, यूरोजेनिक डायफ्राम। किस सरफेस में आके रुक जाएगा वो, सुपीरियर फेशियल कवरिंग ऑफ यूरोजेनिक डायफ्राम पर। सपोर्ट देगा उसको कौन, स्फिंक्टर मसल, और फर्दर मोर, और उसको बाद में पेरिनियल मेम्ब्रेन, और उसके बाद साइड में जाहिर है पेल्विक फेशा वगैरह, ये सब मिला के हम कहते हैं क्या, पेल्विक फ्लोर। फ्लोर वर्ड जो है एक ब्रॉड टर्म में इस्तेमाल होता है, जिसमें फिर लेवेटर है ना, जो भी नीचे से सपोर्ट दे देना आपको, दैट्स कॉल्ड द पेल्विक फ्लोर। तो ये फेशा ऑफ डेनन विलियर्स है। और इसका क्या क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ये होगी कि अगर प्रोस्टेट वगैरह में कोई कैंसर या कोई मैलिग्नेंसी वगैरह होती है, तो ये फौरी तौर पर रेक्टम को इन्वॉल्व फौरन नहीं करेगी, वरना ये कोई इतनी बड़ी फेशा नहीं है। सर ये जो आप यहां पे देख रहे हो, ये इतनी बड़ी फेशा नहीं होगी। और ये जो जगह है, ये जो यूरोरेक्टल सेप्टम है, जिसको हम रेक्टोवेजाइकल पाउच कहते हैं, ये बेसिकली यूरोरेक्टल सेप्टम था, क्योंकि आगे से ये और ये 1 किलो का हिस्से थे ना ये तो, और हमने उनको जुदा किया था यहां पे इस तरीके से, ताकि क्लोकल मेम्ब्रेन भी 200 में बढ़ जाए और किलो का भी। तो किलो का आगे वाला ऐसा यूरोजेनिटल साइनस हो जाएगा, और पीछे वाला ऐसा एनोरेक्टल केनाल, तो ये एनोरेक्टल केनाल ही तो है। और आगे से ये है क्या, यूरिनरी एंड जेनिटल बोथ काम करेंगे आप इससे, यूरोजेनिटल साइनस। तो बीच वाली चीज को हम कहेंगे यूरोरेक्टल सेप्टम। तो यूरोरेक्टल सेप्टम की वजह से ये पाउच या फेशा ऑफ डेनन विलियर्स बनी है। हम उसको यूरोरेक्टल नहीं,
रेक्टोयूरल कहते हैं या रेक्टो वजाइकल कहते हैं, वरना तो है यूरोरेक्टल। तो फेशा ऑफ डेनन विलियर्स है ये, और ये आप इसका तो पोस्टीरियर साइड पर ये इंपॉर्टेंस इसकी यहां एक है। साथ में आप थोड़ा पोस्टीरियर साइड पे और देखें। अब यहां पर हम पूरा यूरिनरी ब्लैडर साइड से समझ गए, हम उसका सुपीरियर सरफेस ये सारा कुछ, और ये रेट्रोप्यूबिक केव ऑफ रेड्जियस यहाँ पे ये पूरा समझा। और यहाँ हमने जब देखा कि प्यूबिक के अगर पीछे अगर फॉर एग्जांपल मौजूद है सर्विक्स या वजाइना मौजूद है, तो प्यूबिस से जो है वो आएंगे क्या, लिगामेंट्स आएंगे। प्रोस्टेट नहीं होगा इस दफा क्योंकि फीमेल है, तो यहां से ये ऑन द टू साइड्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर ये पास होके वजाइना को और सर्विक्स को पकड़ेंगे, प्यूबो वजाइनल प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट्स। लेकिन अगर मेल आ गया तो फिर पीछे जैसे आएंगे ना ये, तो ये फिर प्रोस्टेट को पकड़ लेंगे, प्यूबो प्रोस्टेटिक लिगामेंट्स भी कह सकते हो। तो ये इस तरीके से आके प्रोस्टेट को पकड़ लेंगे और प्रोस्टेट के सराउंड कर जाएंगे उसको, क्योंकि वो लिगामेंट अंदर नहीं ना जाते, वो विसरल बन जाती है ना, विसरल पेल्विक फेशा बन जाती है। आगे पैराइटल, यहां विसरल और बीच में लिगामेंट, ये जो आप जाके जैसे अब साइड से पेल्विक फेशा दबी हुई है, सारा आपने अभी क्वेश्चन डाल दिया पेल्विक फेशा का, ये पैराइटल पेल्विक फेशा। लेकिन वहां से उठते हुए कोई ऑर्गन, यहां से कोई स्ट्रक्चर, कोई न्यूरोस्कुलर बंडल जहां विसरा तक पहुंचना चाहेगा ना, जरूर ये वाल में तो नहीं बैठे होंगे सारे, ये यूट्राइन आर्टरी ये वाल में आने के लिए तो नहीं आई है, विसरा की आर्टरी है, तो जाहिर विसरा की तरफ आएगी तो वो जाहिर फेशा को ऐसे लेके आएगी अपने साथ। तो जब लेके आएगी अपने साथ तो वो लिगामेंट आ रहा है, उसका नाम लिगामेंट डाल देंगे। और जब ये आके टकराएगी तो लिगामेंट भी टकराएगा और आर्टरी भी, आर्टरी तो चली जाएगी अंदर, लेकिन लिगामेंट वहां रख के उसको सराउंड कर जाएगा। तो तुम कहोगे उसको पेल्विक फेशा का अब विसरल लेयर, और बीच में जो हैंग कर रहा है स्टिफ, वो है लिगामेंट, और वो है पैराइटल के साथ। इसका मकसद ये है कि पैराइटल की वजह से और यहां विसरल की वजह से, पैराइटल की वजह से, एंकर वहां होने की वजह से आपके विसरा को बांध के रखा है, उसने सपोर्ट दे रहा है उसको, तो ये भी सपोर्ट दे रहा है। वो सपोर्ट देके क्या करेगा, विसरा यानी यूट्रस के अराउंड, सॉरी यहां प्रोस्टेट के अराउंड एक थिक कोटिंग से बना देगा। ये प्रोस्टेट का कैप्सूल कहलाएगा। फिर अब सिर्फ प्रोस्टेट का ही क्यों कैप्सूल, ये पेरिटोनियम ऊपर से गुजर गया, नीचे तो यूरिनरी ब्लैडर सारा खाली पड़ा हुआ है ना, वहां तो पेरिटोनियम नहीं हो, जहां पेरिटोनियम नहीं होता है वहां पेल्विक फेशा होती है, तो वो उसको सराउंड कर जाएगा। तो हम उसको प्यूबो वजाइकल लिगामेंट भी कह सकते हैं, और नीचे करो तो प्यूबो प्रोस्टेटिक लिगामेंट। ये तो इसके साथ है। अब देखिए थोड़ा सा और इसको, और आगे इसको देखिए आप, इसका पोस्टीरियर सरफेस आप देखेंगे इसका कैसा पोस्टीरियर सरफेस दिखता कैसे, ये देखें आप, तो बड़ा अच्छा डायग्राम है सुनील का। ये इस वक्त जो मैं आप जिस सरफेस की मैं बात कर रहा था, ये व्यू था सजाइटल व्यू, ये आप लेटरल व्यू, इसका सजाइटल नहीं, ये पूरा उठाया है इस तरीके से निकाल के ले आए हैं लेटरली। अब लेटरली से जो सरफेस, ये देखिए इंफीरियर सरफेस पूरा मसल ही मसल, यहां पर फेशा ही फेशा लगी हुई है, ये स्मूथ मसल है, and this smooth muscle will be more under the control of your parasympathetic nervous system. Parasympathetic nervous system है बेसिकली रेस्ट एंड डाइजेस्ट का सिस्टम, ये उम्मीदन रेस्ट और डाइजेस्ट में काम करता है। यहाँ पर फिर डाइजेशन भी होती है, यहाँ पर फिर ये वॉइडिंग सिस्टम है, ये चीज़ों को बाहर निकालता है, वैक्यूटिंग सिस्टम है पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक रोक देगा क्योंकि ये सारे काम रेस्ट के हैं, और ये इमरजेंसी का टाइम है क्योंकि सिंपैथेटिक इमरजेंसी में काम करता है। ये सारे काम जो यूरिन जहां जहां है उनको रोक दो वहां पर। इसका मकसद है कि यूरिनरी ब्लैडर के इस स्मूथ मसल को रिलैक्स कर दो, जीआईटी को रिलैक्स कर दो, स्फिंक्टर को क्लोज कर दो, उनको वहीं रहने दो। पहले इस बंदे को सुकून से बिठाओ कहीं जाके, फिर ये काम करेंगे। तो जब काम करेंगे तो फिर सिंपैथेटिक ऑफ हो जाएगा, अब पैरासिम्पैथेटिक काम करेगा। तो ये पैरासिम्पैथेटिक इसको कॉन्ट्रैक्ट कराता है। Detrusor muscle is having parasympathetic receptors, और रिसेप्टर्स तो पैरासिम्पैथेटिक में या तो होते हैं निकोटिनिक या होते हैं मस्करिनिक, और निकोटिनिक रिसेप्टर्स और मस्करिनिक रिसेप्टर पे आके काम कौन करेगा, पैरासिम्पैथेटिक का न्यूरोट्रांसमीटर कौन, एसिटाइलकोलिन। तो यहां पर मस्करिनिक रिसेप्टर्स होते हैं, निकोटिन रिसेप्टर्स दूसरी जगहों पे होते हैं, लेकिन यहां पर हम उनको यहां डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन आप यहां पे देखिए, अब ये चीज यहां पर थी, एंटीरियर साइड से भी देखेंगे तो कुछ खास नहीं, वो भी आपको आइडिया हो जाएगा। आप क्या करेंगे, इसको होते 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 ये पीछे आ जाए, इसके यूरिनरी ब्लैडर के जैसे आप पीछे आ गए तो आप यहां हैं। अब आप किस पोजीशन में बैठे हुए हैं, आप उस पोजीशन में बैठे हुए हैं जहां रेक्टम बैठा हुआ है। आप रेक्टम की जगह पे खड़े होकर आप यूरिनरी ब्लैडर को सामने से देख रहे हैं, ये यूरिनरी ब्लैडर। इसका मकसद है कि ये जो सरफेस नजर आ रहा है यूरिनरी ब्लैडर का पोस्टीरियर सरफेस है, जो अब नजर कुछ खास आ नहीं रहा क्योंकि इसके ऊपर लगे हुए हैं कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स, ये जेनिटल ऑर्गन्स हैं,
फीमेल, ये मेल जेनिटल ऑर्गन्स, ये दो स्ट्रक्चर मेल जेनिटल स्ट्रक्चर्स हैं। यानी इसका मकसद है कि थोड़ा बहुत देख लो यहां पर मेल जेनिटल, इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स भी, क्योंकि ये वो जगह है जहां डिस्टल पार्ट ऑफ द यूरिनरी सिस्टम को हम जेनिटल के साथ कनेक्ट करने वाले हैं। कनेक्ट करने वाले लेके आओ तो कनेक्ट हो जाएगा ना। अब इससे ज्यादा डिस्टल और क्या होगा? अब यूरेथ्रा आ गया है, अब तो बस यूरेथ्रा आखिरी चीज है। अब यूरेथ्रा के मिडिल पे तुम्हें जाके उसमें इंटर होना है। इंटर होना है तो बना के ले आओ स्ट्रक्चर, अभी नहीं लाओगे तो कब लाओगे? और ये जो स्ट्रक्चर इस वक्त यहां पर ऑलमोस्ट पोस्टीरियर सरफेस पे ये चीजें भर के बैठा हुआ है, यहां पर ये इस तरफ भी और दूसरी तरफ भी, ये सेमिनल वजाइकल है। समझ गए? ये सेमिनल वजाइकल है, जिसको हम सेमिनल वजाइकल कहते हैं। सेमिनल वर्ड जो है ना वो एक्चुअली इसकी जो वर्बल इसकी जो मीनिंग है ना, सेमिनल मीन्स समथिंग व्हिच हैज द कैपेबिलिटी और एफिशिएंसी टू प्रोड्यूस समथिंग प्रोडक्टिव, जो चीज हो जो प्रोड्यूस करे, जनरेट करे, किसी चीज को प्रोड्यूस करे, उसको सेमिनल कहते हैं। ये सेमिनल वेजिकल है। वेजिकल है क्योंकि ये वो जो प्रोड्यूसिंग होते हैं ना, वो जो स्पर्म्स, ये उनको फ्लूइड प्रोवाइड करते हैं, सेमिनल फ्लूइड। अब ये जो चीज है ना, यहां पर ये जो इस वक्त सर्कुलेटेड नजर आ रहा है सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए, अब वरना ये ऐसे होता, इसके अंदर क्या होता, ये जो यहां है ये इसका मस्क्यूलेचर है, ये स्मूथ मसल है, इसके अंदर भी ये इसका मस्क्यूलेचर है। मस्क्यूलेचर के बाद बाहर इसका फाइब्रस टिश्यू होगा, यानी इसको कवर करेगा कौन? पेल्विक फेशा वगैरह, ये फाइब्रस टिश्यू। अंदर जो ल्यूमन है तो ल्यूमन में फ्लूइड है, और फ्लूइड है तो फ्लूइड टच करेगा जाहिर है एपिथेलियम को, तो अंदर होगा क्या? एपिथेलियम। अब ये जगह काफी नहीं है, ग्लैंड्स फ्लैंड्स बनाने हैं हमें, तो जाहिर है हम इसको फोल्ड करेंगे, और जब हम फोल्ड करेंगे तो फिर इसकी हालत यहां ऐसे नहीं रहेगी। जब आप इसको फोल्ड करोगे तो ये ऐसे सर्कुलेटेड ऐसे हो जाएगा, वो बाहर से ऐसे ही फल, और जाहिर इतनी जगह तो नहीं छोड़ेंगे, यहां पर हम थोड़ा सा कंप्रेस कर देंगे तो ये हाल हो जाएगा इसका, जिसे लेकिन बहरहाल इसके अंदर ल्यूमन है, और उसके अंदर ये जो आपको एपिथेलियम है, उसके जो ग्लैंड्स हैं वो सीक्रेशंस अपनी इसके अंदर डाल रहे हैं, ऐसे ही डाल रहे हैं जैसे इंटेस्टाइन वगैरह में होता है, और ये इसमें, और जब डालेंगे तो इसकी अपनी डक्ट है, या आप इसकी डक्ट यहां जाते हुए देखेंगे, डक्ट ऑफ सेमिनल वजाइकल। तो इसका मकसद है कि ये फाइब्रस मस्कुलर एंड ग्लैंडुलर ऑर्गन है, कवर्ड बाय द फाइब्रस टिश्यू, विल हैव इट्स मस्कुलेचर आल्सो, और ये मस्कुलेचर जो है यहां पर ये एट द टाइम ऑफ इजेक्यूलेशन इस मस्कुलेचर को कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, और इजेक्यूलेशन जो है दिस इज द वर्क ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। इरेक्शन इज द वर्क ऑफ, इरेक्शन इज मीडिएटेड बाय पैरासिम्पैथेटिक, बट इजेक्यूलेशन इज द वर्क बाय मीडिएटेड बाय सिंपैथेटिक। इसका मकसद यह है कि इस स्मूथ मसल्स ऑफ द सेमिनल वजाइकल को सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट करेगा, ये एक्साइट करके इसको कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा। कॉन्ट्रैक्ट तो स्मूथ मसल खुद ही हो जाते हैं, लेकिन तुम्हें इसको एक्साइट करना होगा, एक्साइट करने के लिए न्यूरोट्रांसमीटर लगाना होगा, और न्यूरोट्रांसमीटर कौन लगाएगा? सिंपैथेटिक सिस्टम, और वो क्या लेके आएगा? एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन। और नॉरएपिनेफ्रिन लग के किस पर? स्मूथ मसल पर लगाएगा, तो वो स्मूथ मसल क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा। वैसे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को यह सलाहियत भी है कि किसी स्मूथ मसल पे लग जाए तो वो रिलैक्स भी हो सकता है अगर चाहे तो, लेकिन यहां हमें रिलैक्स नहीं करना। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्मूथ मसल्स होते हैं, बहुत तो नहीं, कुछ ऐसे स्मूथ मसल्स होते हैं जहां पर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब आएगा, वो इमरजेंसी का सिस्टम है, तो उस सिस्टम पर उस स्मूथ मसल को रिलैक्स कर देगा। जैसे ब्रोंकिया, ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स इमरजेंसी में क्या होने चाहिए? क्या इसकी तरह कॉन्ट्रैक्ट कि इसके बरक्स रिलैक्स? ठीक है ना, क्योंकि इमरजेंसी में सांस ज्यादा चाहिए, एयर ज्यादा चाहिए, और रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ जाता है, ये सारा कुछ उसके साथ हो, ब्रोंका खोल देते हैं और इस जगह पर। लेकिन यहां हमें क्या चाहिए? यहां हमें कंट्रैक्शन चाहिए, और यहां कंट्रैक्शन, इसका मकसद यह है कि वो उधर भी एड्रेनलिन या एपिनेफ्रिन लगाए, यहां पे भी एपिनेफ्रिन लगाए, लेकिन रिस्पांस दोनों का डिफरेंट है, इफेक्ट दोनों का डिफरेंट है। अगर डिफरेंट है तो समझ लो कि रिसेप्टर भी डिफरेंट होंगे, एक जगह होंगे अल्फा तो दूसरी जगह होंगे बीटा। तो वो जो ब्रोंका है वहां बीटा है, यहां आओगे तो अल्फा है। जिस जगह भी अल्फा होते हैं उस जगह पर हमेशा एपिनेफ्रिन मोस्टली ऑलमोस्ट ऑलवेज कंस्ट्रक्शन करती, फिर चाहे वो ब्लड वेसल्स के स्मूथ मसल ही क्यों ना हो,
जिस जगह अल्फा, और अल्फा भी 1 हो जब, तो जहां जहां 1 होते हैं ना वहां पर उमूमन स्टिमुलेटरी या पॉजिटिव इफेक्ट होता है। पॉजिटिविटी में इस तरीके से कहेंगे रिस्पांस होगा, जैसे कंट्रैक्शन। और जहां जहां 2 होते हैं ना वहां पर रिस्पांस होता है उल्टा, माने रिलैक्सेशन। इस किस्म के रिस्पांस होता है जहां क्या होता है, 2 होता है। तो इसका मकसद है कि जहां रिलैक्सेशन हो रही होगी वहां अल्फा अगर होता तो कौन सा होता, अल्फा 2 होता। लेकिन वहां अल्फा 2 नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि अल्फा 2 सिर्फ एक ही जगह पर या एक या 2 जगहों पर मुश्किल से मिलेंगे आपको कहीं, वो चल को कभी बताऊंगा मैं आपको, वो नहीं होंगे। अगर वो नहीं होंगे अल्फा 2, और अल्फा 1 तो किसी सूरत में नहीं होने चाहिए। ब्रोंकाई पर लगाओगे क्या अल्फा 1? नहीं, क्योंकि अल्फा 1 लगाओगे तो वो तो कंस्ट्रक्शन कर देगा। तो उधर लगाओगे 2, और 2 में अल्फा नहीं लगाओगे। जब अल्फा नहीं लगाओगे तो बीटा लगाओगे। अब बीटा पे बहस होगी कि वो 1 के वो 2 दो वजह से। एक ये कि तुम्हें रिलैक्सेशन चाहिए, और रिलैक्सेशन के लिए 2 होना चाहिए, 1 नहीं। दूसरा ये कि 1 अगर मैं लगा भी दूं चलो, लेकिन 1 फिर एक ही जगह पे होता है, और वो हार्ट है, कार्डियो सिलेक्टिव है। तो अगर वो कार्डियो सिलेक्टिव ने बीटा 1 को ले लिया तो तुम्हारे पास बाकी क्या बचा? बीटा 2 बचा। तो इस जगह पे बीटा 2 स्टिमुलेंट होते हैं, बीटा 2 होते हैं। और तुम अगर उनको करोगे स्टिमुलेट तो इफेक्ट क्या आएगा? रिलैक्स। और ये रिलैक्सेशन सिर्फ ब्रोंकाई में नहीं होती, ऐसी रिलैक्सेशन एक और जगह पे भी होती है जहां इमरजेंसी में तुम्हें रिलैक्सेशन चाहिए। इमरजेंसी अगर हो गई, यूट्रस के अंदर स्मूथ मसल नहीं है क्या? ह्यूज स्मूथ मसल, मायोमीट्रियम देखें भरा हुआ है। अगर इमरजेंसी हो गई, उधर अल्लाह ताला ने इसकी जगह पर इस जैसे यहां बिठाया है क्या, स्मूथ मसल, और यहां अल्फा 1 है, ऐसी चीज इधर कहीं वही माहौल वही है, वही स्मूथ मसल पड़ा हुआ है, वो उसमें डाल देते हैं। चलो क्या अल्फा 1, तो इमरजेंसी में क्या हो जाता? कॉन्ट्रैक्ट, एबॉर्शन हो जाती। नेचर ने उधर क्या डाल दिया? बीटा 2। और बीटा 2 डाल दिया तो इमरजेंसी में क्या हो जाएगा? रिलैक्स, बच्चा प्रोटेक्ट हो जाएगा। तो वही ड्रग्स जो ब्रोंकोडायलेटर के तौर पे अस्थमा में इस्तेमाल करते हैं, सेम ड्रग्स जो है वो प्रीमेच्योर कंट्रैक्शन को रिलैक्स करने के लिए वही ड्रग इस्तेमाल करते हैं। आप जाके वार्डों में देखोगे ना, तो वो जो प्रीमेच्योर कंट्रैक्शन को थोड़ा डिले, ताकि थोड़ी प्रेगनेंसी थोड़ी अपनी लेंथ जो बाकी रह गई है 2-3 हफ्ते की, वो लेंथ भी पूरी करे, तो जो हॉस्पिटलाइज हो जाती हैं प्रीमेच्योर कंट्रैक्शन को रोकने के लिए या प्रेगनेंसी को थोड़ा प्रोलॉन्ग करने के लिए, उसके टर्म तक पहुंचाने के लिए, आप देखेंगे वार्ड में जाके देखेंगे वेंटोलिन लिखी होती। ये वेंटोलिन वो है जो हमें मशहूर है कि वेंटोलिन हम ब्रोंकोडायलेटर के तौर पे लेते हैं, उधर ब्रोंकोडायलेटर के तौर पे नहीं, क्योंकि मसल में वही B2 पड़ा हुआ है। तो ये नहीं है कि वार्ड में जो भी प्रेग्नेंट लेडी वो रोटी हुई को वो अस्थमा की पेशेंट होती है, नहीं, वो दरअसल रिलैक्सेशन ऑफ द स्मूथ मसल ऑफ द यूट्रस को हम वहाँ इस्तेमाल करने के लिए। अब ये जो आप यहाँ पे देखिए ये स्मूथ मसल है, तो ये एक आर्गन आपको यहाँ नजर आ गया, ये आर्गन पूरा का पूरा, इसके साथ कोई वास्ता नहीं है। ये तो ये यूरेटर गया, ये यूरेटर अंदर चला गया, ये इसके ऊपर इस तरीके से ढका हुआ है, क्योंकि यूरेटर भी तो पोस्टीरियर सरफेस पे आता है ना। अल्फा 2 जहां भी आपको इमरजेंसी में जिस मसल की कंट्रैक्शन चाहिए, मेरी तरफ से अल्फा 1 डाल दो। अल्फा 2 बेसिकली 1-2 जगह पे होता है। ये खास तौर पे अल्फा 2 होता है जो जिन नर्व एंडिंग से न्यूरो ट्रांसमीटर निकल रहा है, एपिनेफ्रीन। कौन से न्यूरो ट्रांसमीटर, कौन से न्यूरॉन्स, एड्रिनर्जिक न्यूरॉन्स या सिंपैथेटिक, जिस जगह से निकल रहा है उसी मेम्ब्रेन पे अल्फा 2 लगा हुआ होता है। यानी जिस जगह से निकल के एपिनेफ्रीन आगे आर्गन्स पे काम करेगा वो तो होगा ही, ये एपिनेफ्रीन रिटर्न होके उस दरवाजे पे भी काम करेगा जहां से वो निकला है, और उस जगह पर अल्फा 2 है। अब उस जगह पर एपिनेफ्रीन अल्फा 2 पे एक्ट करेगा तो एक्शन कौन सा होगा, इनहांसिंग कि डिप्रेसिंग? क्यों? क्योंकि 2 है। तो इसका मकसद है कि ये जो एपिनेफ्रीन आ रही है अब क्या फर्दर और आएगी कि कम आएगी? कम आएगी। ये फीडबैक मैकेनिज्म, इसको हम ऑटो रेगुलेशन कहते हैं, ये इसको ऑटो रिसेप्शन है, इसको इनहिबिशन, इनहिबिटरी ऑटो रिसेप्शन कहते हैं। ये ऑटो रिसेप्टर इनहिबिशन है, यानी अपने ही रिसेप्टर्स को ब्लॉक करना। क्यों? क्योंकि ज्यादा आ गया है ना, इसलिए अपने दरवाजे को खुद बंद कर देगी। और इसके लिए ज़ाहिर है दरवाजे वैसे कैसे बंद करेगी, वहाँ रिसेप्टर होने चाहिए ना उसके, और रिसेप्टर होंगे अल्फा या बीटा, और यहाँ होंगे क्या? अल्फा 2, और अल्फा 2 होगा ताकि इनहिबिटरी हो जाए। से तो ये जगह है यहाँ पर। और इसके साथ साथ आप देखें कि इस दोनों जगहों पर सेमिनल वेसिकल्स हैं, तो पोस्टीरियर सरफेस तो ऑलमोस्ट 40% यहाँ से 40% यहाँ से छुप गया,
और इसे फाइब्रस टिश्यू में जकड़ा हुआ है सब। लेकिन ये दोनों के दोनों फिर जुदा होते हैं विद द टर्मिनल पार्ट ऑफ डक्टस डिफरेंस। ये डक्टस डिफरेंस आ रहा है, ये वास्ट डिफरेंस है, वो जो इतना ट्रेवल करके टेस्टिस से यहां पहुंचा है। कहां से? टेस्टिस से। एपिडिडाइमस के बाद आपने देखा था टेस्टिस के बाद ये वास्ट डिफरेंस, वो रिटर्न करके पीछे आ गया, पीछे आके फिर ये लेयर्स में से पास हुआ है। कितने लेयर्स? वो आपने देखा 3 तो पहले ही थे, उनको तो पास होना ही नहीं है क्योंकि स्क्रोटम से ही आया है ये, तो पहले 3 छोड़ के तो बाहर से चौथा लेयर, माने इसका मकसद है सुपरफिशियल इन्वाइरनल रिंग। उसके बाद दूसरा जो है वो क्रीमिस्टिक मसल एंड इंटरनल फेशा जो है, इंटरनल स्मोटिक फेशा, और उसके बाद सुबह नीचे से आ गया ट्रांसवर्स, वो बहुत ऊपर है, उसको नहीं। तो बाद में कौन? डीप इंगुलर। वो डीप इंगुलर रिंग के बाद अंदर आ गया कहां? एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फेट में, और वहीं से आता हुआ पेरिपेलिस में आ गया। ठीक है, ये इस जगह पर पेरिपेलिस में आ गया। ये लगभग वही टर्निंग वही है, ऑलमोस्ट ये वही है जो राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस ने इस्तेमाल किए। ठीक है ना, वो राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस ने इसे इस्तेमाल किया था ना। और ये जो यहां आया तो ये अकेला तो नहीं आया होगा, जाहिर स्पर्मेटिकार्ड का कंटेंट बन के आया है ये, क्योंकि ये आया है, हम इसे कह रहे हैं, ये से गया है खुद भी, क्योंकि टेस्टिस ऊपर यहां बैठा हुआ है। हम एनाटॉमी में इसको कहते हैं ये वहां से आया है, आया उधर से थोड़ी बना है, वो आया है, डिसेंट हुआ है यहां से। तो जब डिसेंट होकर ऐसे आया है तो हम एनाटॉमी में ऐसे ही पढ़ेंगे, क्योंकि ये इस वक्त लंबर रीजन में टेस्टिस पड़ा हुआ है। तो लंबर रीजन में टेस्टिस अगर पड़ा हुआ होगा तो यहां से अगर डक्टस डिफरेंस गया है तो वो यूरिनरी ब्लैडर में नहीं सही, उससे थोड़ा नीचे जाके यूरेथ्रा में ओपन होना चाहता है। ये बिल्कुल वही कॉन्फ़िगरेशन है जैसे किडनी और यूरेटर की। किडनी कैसे बैठी हुई है ना वहां पर, ये यूरेटर है ना, ये पेल्विस में आ गया, ये यूरिनरी ब्लैडर में कभी किसी ने किया एतराज? टेस्टिस भी अगर ना आता ना तो आज टेस्टिस भी ऐसे ही होता, एक और किडनी हमारी तरफ से, और ये यहां बैठा हुआ था, उधर से वास्ट डिफरेंस आया, वो यहां आया, वो चलो यूरिनरी ब्लैडर में नहीं गया ना, उससे थोड़ा नीचे गया, चलो, और नीचे गया माने किस में? यूरिनरी ब्लैडर छोड़ के नीचे यूरेथ्रा में, बात ही खत्म। यही है सारा सिलसिला। खेल तो थोड़ा सा ट्विस्ट हुआ है तब क्योंकि उसने डिसेंट की है, और डिसेंट जो की है तो यहां से अब हम उसका कोर्स उधर से ले रहे हैं, क्योंकि उसने ये सारे लेयर क्रॉस जो किए हैं तो हम रिटर्न में क्रॉस कर रहे हैं वापस, इसलिए उसका थोड़ा सा मामला, थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट आया है, वरना तो सीधी सीधी एनाटॉमी है उसकी। ये तो डिसेंट के बाद ही गड़बड़ हुई है, और ये आपको 3 लेयर फिर एंटी एब्डोमिनल वॉल पढ़ना पड़ा है, ये वो सब कुछ, वरना क्या जरूरत थी। और ये यहां पर इस तरीके, तो ये वास्ट डिफरेंस है। और वास्ट डिफरेंस आपको पता है बड़ा थिक मस्कुलेचर होता है, और यहां पर उमूमन हमने या इसको काटा ना यहां से, तो ये मैंने बताया ना यूरेटर की तरह, ये ऐसे इतना थिक मस्कुलेचर है इसका, और थिक मस्कुलेचर माना स्मूथ मसल, और इसको भी इजैकुलेशन में पंप करना है, क्योंकि स्पर्म तो इधर ही बैठे हुए, असल काम की चीज तो इधर है। ये तो इन सेलों में फिर फ्लूइड हमें ऐड करना होता है, और फ्लूइड इसमें भी है थोड़ा सा ज्यादा ना सही, क्योंकि पहले काफी था प्रोस्टेटिक, जो पहले टेस्टिकुलर फ्लूइड था, लेकिन टेस्टिकुलर फ्लूइड जो है ड्यूरिंग इट्स पैसेज थ्रू द एपिडिडाइमस वो एब्जॉर्ब हो जाता है, और आगे से ये ऑलमोस्ट थोड़े टेस्टिकुलर फ्लूइड में होते हैं स्पर्म्स, लेकिन स्पर्म को फ्लूइडिटी चाहिए, फ्लूइडिटी के लिए इसको मोर फ्लूइड लास्ट मोमेंट्स में उनको ऐड किया जाएगा, और ये सारे मसल एट ए टाइम कंट्रैक्ट होंगे। अब कौन? पहले तो ये हुआ था, साथ में अब ये भी होगा, माना ये भी सभी अल्फा 1 होना चाहिए, और जब ये होगा और ये होगा तो दोनों मिलके आएंगे कहां? यूरेथ्रा में। किस पार्ट ऑफ यूरेथ्रा में? मिडिल पार्ट ऑफ यूरेथ्रा में, क्योंकि यूरेथ्रा यहां से निकल के फिर मिडिल पार्ट, क्योंकि ये पहले जाहिर है यूरेथ्रा यूरिनरी ब्लैडर को छोड़ेगा, तो यहां से मिडिल पार्ट ऑफ यूरेथ्रा में इस तरीके से आएगा, तो ये यहां आएगा, तो ये जो वास्ट डिफरेंस है और ये जो सेमिनल वेसिकल की डक्ट है, जब इसके मस्कुलेचर में अंदर इसको इसके मिडिल पार्ट ऑफ द यूरेथ्रा को अप्रोच करेंगी, तब तक मिडिल पार्ट ऑफ द यूरेथ्रा ऑलरेडी हैज बीन सराउंडेड बाय अनदर ऑर्गन दैट इज कॉल्ड द प्रोस्टेट। वो प्रोस्टेट बन जाता है तब। अब अगर वो प्रोस्टेट बन गया तो प्रोस्टेट का भी कंपोजिशन वही है जो सेमिनल वेसिकल की है या फिर यूरेटर आपका यूरिनरी ब्लैडर की। सबसे बाहर इसका क्या होता है? नहीं फाइब्रस टिश्यू, तो ये फाइब्रस टिश्यू। फिर ये अंदर से जो इसकी कैविटी थी यूरिनरी ब्लैडर की, उसके अंदर म्यूकोजा है कि नहीं? अब यूरिनरी ब्लैडर जो खत्म हो गया तो क्या शुरू हो गया? यूरेथ्रा। तो यूरिनरी ब्लैडर की जो कैविटी है अब यूरेथ्रा हो गया वो। तो यूरिनरी ब्लैडर में अगर अंदर से ये कैविटी में म्यूकोजा है, जो एपिथेलियम है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम, तो यूरेथ्रा में भी ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ठीक है, अब ये जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम यहां आया है
क्योंकि यहाँ आके इसको एक बहुत ज़बरदस्त काम करना है, क्योंकि इस एपिथेलियम से ढके हुए इस यूरेथ्रा को, या इस लाइंड बाय दिस एपिथेलियम, इस यूरेथ्रा को यहाँ पर फ्लूइड क्रिएट करना है। इसके लिए इस एपिथेलियम को तुम्हें ग्लैंडुलर बनाना होगा, और ग्लैंड्स बनाने के लिए तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो तुम ऐसे करो, ये ऐसे है, या तो तुम इसको ऐसे ल्यूमेन की तरफ ले आओ फोल्डिंग करके, ऐसे तो एब्स्ट्रैक्टली हो जाएगा, या इसको बाहर की तरफ ले जाओ और इसकी ब्रांचेस बनाओ, ये से ट्यूबुलोसिना टाइप ऑफ ग्लैंड इस तरीके से, और इसके बीच में जो जगह हो उसमें फेशा लगा दो अंदर, और साथ में इनके अंदर स्मूथ मसल डाल दो। आपकी स्मूथ मसल की क्या जरूरत है भाई, इनको मिल्किंग कौन करेगा, ये फ्लूइड तो यहां अंदर जमा हो जाएगा, फिर इनको मिल्किंग करके यूरेथ्रा के अंदर अंदर डालेगा कौन, फिर मेसेनकाइमल मसल्स है ना, जैसे कुछ फेट बन गया ये वो फेशा, तो बाकी फेशा नहीं बनी, वो मसल बन गया, और इसके अंदर फिर अल्फा बन, ये और ये एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होंगे। जब ये एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ये अपना फ्लूइड भी यहां डालेगा, ये भी डालेगा और ये भी डालेगा, और एकदम से ये झटके से बाहर आएंगे। मसला ये है कि यूरेथ्रा में किस किस को ओपन होना है, और अब दोनों को जब एक ही जगह होना है तो दोनों जुड़ के एक ही डक्ट क्यों नहीं बना लेते, जैसे बाइल डक्ट एंड मेन पैंक्रेटिक डक्ट। तो इसका मकसद है कि ये अंदर पेनिट्रेट करेंगे, और इस पेनिट्रेशन के दौरान ही ये सेमिनल वेसिकल की डक्ट, ये आपकी वास की डक्ट, ये वास डिफरेंस का एंड, ये दोनों मिलके सिंगल डक्ट बना के इन द मिडिल पार्ट ऑफ यूरेथ्रा ओपन हो जाएंगे, और वो जो टर्मिनल पार्ट ऑफ दिस नाउ जो स्मॉल ये डक्ट क्रिएट हुए एज अ रिजल्ट ऑफ कॉन्फ्लुएंस ऑफ दिस बोथ, इट इज कॉल्ड इजैकुलेटरी डक्ट। उसकी कंपोजिशन भी ऑलमोस्ट सेम, उस पर भी वही मसल, वो भी अल्फा 1। तो इसका मकसद ये है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में ये ऑल विल बी एक्चुअली कंट्रैक्टिंग रिदमिकली, so that will be actually be ejected outside। समझिए, तो ये सेमिनल वेसिकल, ये दोनों इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स हुए, और साथ में प्रोस्टेट भी इंटरनल जेनिटल ऑर्गन हो गया। इसको तो हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, लेकिन ये यहां पर इस वक्त यहां पर अगर मैंने यहां पर दो वास डिफरेंस को, सेमिनल वेसिकल को जुदा करने के लिए दो वास डिफरेंस में यहां लाया, तो ये 40-40% तो इसने भरा, 5-5% इसने भर दिया, तो 90% तो पोस्टीरियर सरफेस तुम्हें नजर ही नहीं आएगा। तो वो जो थोड़ा बहुत नजर आ रहा है वो तो देख लो उसको, अगर पूरा देखना चाहते हो तो इसको ऐसे ऐसे निकालो, इसको ऐसे करके ऐसे रिट्रैक्ट कर लो, ये तो इसके साथ चिपके हुए हैं ना, ऐसे सिर्फ ऐसे थोड़ी कोई अटैच है कोई, तो इनको ऐसे ऐसे कर लो तुम। ये पहले फेशा के साथ और बाकी चीजों के साथ ये बाइंड है ऐसे, वरना तुम ऐसे कर सकते हो, उसको रिट्रैक्ट करके देख लो, पूरा सरफेस देखने का शौक है तो देख लो, तो पूरा सरफेस बैक से नजर आएगा, फिर भी 25% नजर नहीं आएगा, वो जो ऊपर से छुपाया है किसने, पेरिटोनियम ने, बुझे ना, पेरिटोनियम बैक से नजर आ रहा है आपको। सुपीरियर सरफेस यहां क्यों नहीं नजर आ रहा, क्योंकि आप ऐसे देखोगे तो आपको थोड़ा सा ही नजर आएगा, बाकी तो सुपीरियर सरफेस छुप गया ना आपका। अगर देखना है तो फिर लेटरल व्यू से देखो, ये पोस्टीरियर सरफेस है, ये बेस है, लीस्ट डिस्टेंसिबल पार्ट ये है, ऑलमोस्ट फिक्स पार्ट है, और ये जो यहां पर है इसको थोड़ा सा हटाओगे तो यहां से दो यूरेटर जाते हुए भी नजर आएंगे, जो यहां एक नजर आ रहा है आपको, और ये मस्कुलेचर के अंदर दाखिल हो जाएगा रेट्रोसर मसल के अंदर, और मस्कुलेचर के अंदर मैंने बताया कि सीधा नहीं ऐसे दाखिल होता, ऑब्लिकली दाखिल होता है, ताकि उसको ज्यादा देर तक ट्रेवल करना पड़े मस्कुलेचर के अंदर, ताकि जब वो कंट्रैक्ट करे तो टर्मिनल पार्ट ऑफ यूरेटर खुद ही बंद हो जाए, तो रिफ्लेक्स नहीं होगा पीछे। वरना जब यूरिनरी ब्लैडर कंट्रैक्ट करेगा तो सीधा वो जो उसका होल है यूरेथ्रल मीएटस, जो यूरेथ्रल ओपनिंग है जहां से वो यूरिन आगे जाएगा, वो आगे क्यों जाएगा, पीछे भी जा सकता है। प्रेशर अंदर जब बढ़ेगा तो जिस जगह से भी होल होगा वो उस तरफ से, इसका मतलब वहां से आया था तो वापस भी जा सकता है, लेकिन ये वापस जाने में स्फिंक्टर रोल प्ले करेगा कौन, वही कंट्रैक्शन ऑफ रेट्रोसर मसल। ठीक है, तो ये इस जगह पर हम देखेंगे। और ये जब आपको यूरिनरी ब्लैडर ऐसे आपने किया, अब यूरिनरी ब्लैडर को हम ऐसे काटते हैं, अपेक्स में अगर काटूं सुपीरियर सरफेस की, ऐसे ढकना हटाऊं ऐसे, तो अपेक्स के सामने वाली चीज मुझे पाऊंगा ना मैं, उसका इनर एस्पेक्ट, किसका इनर एस्पेक्ट, सुपीरियर सरफेस का, पोस्टीरियर सरफेस का इनर एस्पेक्ट मुझे नजर आएगा, यहां म्यूकोसा व्यूकोसा, और वहां से मुझे दो सुराख भी नजर आएंगे, वो जो पोस्टीरियर सरफेस से आए हैं, दो यूरेटर, और दो यूरेटर्स के सुराख, यूरेटर ओरिफिस, और ठीक इन दोनों के बिल्कुल सेंटर में नीचे यूरेथ्रल ओरिफिस भी। ये आप जगह देखिए, मेरा ख्याल है
वो काम का डायग्राम क्या इधर उधर हो गया है शायद, ये है। आइडिया हो रहा है ना कैसे, ये नज़र, ये समझ में आ रहा है ना कि कैसे हुआ है। ये अपेक्स से काटा है, ये सुपीरियर सरफेस ऐसे काटा है, आधी अपेक्स ये रह गई है, वो आधी ऊपर आ गई है, ढकने की तरह ऐसे ओपन हुआ है। ऐसे ये ओपन हुआ है तो ये जगह क्या होगी फिर, ठीक है ना, ये जगह, ठीक है, पोस्टीरियर सरफेस, ये सुपीरियर होगी। ये देखें दो क्या आ रहे हैं, यूरेटर, और ये देख रहे हैं यूरेथ्रा, यहाँ से जाएगा, यहाँ फिंगर पास करो, गो इनटू द यूरेथ्रा, तो ये यहाँ से जाएगा। और ये जो जगह होती है ना जहाँ पर, ये हर जगह पर म्यूकोजा रिंकल्ड होगा ऐसे, इस जगह पर म्यूकोजा ऐसे चिपका हुआ होता है, रिंकल्ड नहीं होता। ये जगह जो है जिसमें दो होल ये एक ये, इसको ट्राइगोन कहते हैं, मोस्ट सेंसिटिव भी है, क्योंकि ये जगह आपको पता है ये रिंकल्ड क्यों है यहाँ पर, क्योंकि ये स्ट्रेच होने की इसमें कैपेसिटी हो, ये क्यों नहीं है, ये भी होगी, लेकिन तब जब ये 100 ml जब इसमें फ्लूइड जमा हो जाएगा, यूरिन जमा हो जाएगा, तो ये भी थोड़ा स्ट्रेच होगा, क्योंकि इसको फौरन स्ट्रेच नहीं करना है, क्योंकि ये हाईली सेंसिटिव होता है, इससे डिजायर स्टार्ट हो जाती है। तो वो जो मिक्चुरेशन, जिसको मिक्चुरेशन कहते हैं, वो आपको मिक्चुरेशन की डिजायर स्टार्ट हो जाएगा अगर ये फौरी तौर पे कंट्रैक्ट, फौरी तौर पे इसके अंदर स्ट्रेच आ गई तो इसके अंदर इसको फिक्स रखा है ताकि ये इसमें स्ट्रेच देर से आए, वो थोड़ी भी आ गई ना जहां पे, और अगर अंदर इन्फ्लेमेशन हो गई ना तो ये विदाउट स्ट्रेच भी इरिटेट होना शुरू हो जाता है, हालांकि यूरिन अंदर है ही नहीं। डिजायर स्टार्ट, आप यूरिन करने गए, आपको 10 12 15 ड्राफ्ट मुश्किल से आएंगे, फिर थोड़ा रिलैक्स हो गए, फिर बैठ गए, फिर आधे घंटे बाद फिर ये इसको यहां पर ये इस तरीके से आपको यहां पर इसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं, दैट्स कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। यूरिन आएगा नहीं इतना, तो आप मुझे डिजायर क्यों हो रही है, डिजायर इसलिए हो सकता है कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो, सिस्टाइटिस की वजह से भी हो सकता है, या कोई यहाँ इरिटेट कर रहा हो, कोई फॉरेन ऐसा कोई मास वगैरह या ऐसी चीज, तो वो डिजायर हो जाएगी यहाँ पर। डिजायर वो ये समझेगा शायद कुछ गड़बड़ है, कुछ है अंदर, कुछ फ्लूइड है अंदर, तभी डिजायर स्टार्ट हो जाएगा, हालांकि फ्लूइड नहीं होगा वहां पर। ये ट्राइगोन कहलाता है, मोस्ट फिक्स पार्ट है ये ट्राइगोन, इसलिए बेस भी मोस्ट फिक्स पार्ट है। उसको क्यों नहीं हमने एक्सपेंड करने दिया था, इसलिए क्योंकि वो एक्सपेंड होता तो ये हो जाता है स्ट्रेच, स्ट्रेच हो जाता तो देरी नहीं लगती। सुपीरियर सरफेस वो ऐसे एक्सपेंड किया है, वहां कोई मसला ही नहीं। ये मोस्ट फिक्स पार्ट होता है ये इसका, ये ट्राइगोन है, मोस्ट सेंसिटिव भी, और इसके अंदर ये आप दोनों देख रहे हैं और ये साथ में देख रहे हैं यूरेथ्रा में। इसको आगे बढ़ाएंगे हम इंशाल्लाह ताला कल की क्लास में या डे आफ्टर टुमारो, एंड वी विल एक्चुअली बी डिस्कसिंग हियर द प्रोस्टेट एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर आल्सो, बट मोर स्पेशल रेफरेंस टू द प्रोस्टेट। प्रोस्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हाँ, ऊपर